बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्वच्छ हैदराबाद की सड़कें और इलाकों में कचरे का अंबार, GHMC की लापरवाही से शहरियों की सेहत को शदीद खतरा। तेलंगाना में ग्रेजुएट MLC इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद, तकरीबन 64% दर्ज हुई पोलिंग। 17 मार्च को होगी वोटों की गिनती। एक अजीम शख्स की बात पर अमल करते हुए सिलेंडर को नमस्कार करके वोट डालने पहुंचा हूं। MLC इलेक्शन में वोट डालने के बाद KTR का मीडिया से खिताब। MLC इलेक्शन के दौरान जिला महबूबाबाद के जूनियर कॉलेज पोलिंग सेंटर के करीब देखी गई कशीदगी। TRS लीडरों पर वोटरों में रकम तकसीम करने का लगा इल्जाम। तेलंगाना असेंबली बजट सेशन का कल 15 मार्च से होगा आगाज। पहले दिन गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन करेंगी दोनों ऐवानों से खिताब। 18 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। मलून वसीम रजवी के छोटे भाई ने जारी किया बयान, कहा पागल हो चुका है वसीम रजवी, 3 सालों से नहीं है कोई रिश्ता। और अब खबरों की तफसील। स्वच्छ हैदराबाद की सड़कों और इलाकों में कचरे के अंबार नजर आ रहे हैं। GHMC की जानिब से कचरे की सफाई इस कदर सुस्त हो गई है कि आज शहर के तकरीबन इलाकों के कचरा कुंडियों पर कचरे का अंबार पड़ा हुआ है। हद तो यह है कि जहां 3 से 4 दिनों से कचरे की निकासी नहीं हुई, वहीं इन कुंडियों के पास से कूड़ेदान यानी डस्टबिन भी हटा लिए गए हैं, जिससे कचरा सड़कों पर फैलता जा रहा है। रिहायशी इलाकों में मकीनों को बदबू का सामना करना पड़ रहा है। सड़क किनारे मौजूद कुंडियों पर कचरे के अंबार से राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। जहां महकमे सेहत की जानिब से बताया जा रहा है कि बदलते मौसम और गर्मी की शिद्दत से वबाई अमराज में इजाफे का ख़तरा है, जबकि कोरोना वबा से पहले ही सारी दुनिया परेशान है। ऐसे में कचरे की अदम सफाई से मज़ीद बीमारियों का खदशा बढ़ रहा है। हुकूमत और GHMC के ज़िम्मेदारान को चाहिए कि वो इस जानिब तवज्जो दें और शहरियों को राहत पहुँचाते हुए स्वच्छ हैदराबाद के नारे को यकीनी बनाएं। बढ़ती महंगाई से आम आदमी की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। आदिलाबाद की आवाम ने बढ़ती महंगाई और कम आमदनी की शिकायत करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल गैस के साथ साथ खाने पीने की अशिया की कीमतों में हुए इजाफे ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। आदिलाबाद की आवाम ने महंगाई में कमी लाने का हुकूमत से मुतालबा किया है। देखिए आदिलाबाद से हमारे नुमाइंदे खिज़र याफ़ई और असमत अली की ये रिपोर्ट। जो अभी जो लॉकडाउन के बाद से जो धंधे का जो हालात है, बहुत बुरे हालात है। जो कि अब के पहले काउंटर 5,000 रुपये हो रहा था, अभी 3,000 रुपये, 2,000 रुपये आ गया। एक तो डीजल पेट्रोल के रेटा बढ़ गए, ट्रांसपोर्ट की वजह से सामान के रेटा बढ़ गए, सामान लाने में तकलीफ हो जा रही। यहाँ पे 5,000 का सामान लाते थे पहले दुकान से, अभी 2,000 का सामान लाना पड़ रहा। अब एक तो गिराक नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत परेशान है। अभी धंधे कुछ भी इतने ऊपर नहीं जा रहे। సామాన్య మానవులు ఈరోజు ఒక పూట తినాలనుకున్నా కూడా తినలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ఎందుమూలంగా అనగా అంటే కరోనా కన్నా ముందు ఏ విధంగా చూసుకున్నా కూడా ఏ రేట్ అయినా కూడా తక్కువ ఉండే. కరోనా సమయంలో తీవ్ర ఇబ్బందులతో సతమతమైన ప్రజలు కరోనా తర్వాత కూడా అదే విధంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఎందుమూలంగా అనగా అంటే ఈరోజు కిలో కందిపప్పు అప్పుడు లాక్డౌన్ కన్నా ముందు 80 రూపాయలు ఉండే. ఇప్పుడు లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు కంటిన్యూగా 120 నుంచి 150 రూపాయలు పలుకుతుంది. అదేవిధంగా సామాన్యులు నిత్యావసరాల మరకు నూనె ఆయిల్ కూడా 1 కేజీ పర్ 1 లీటరు అప్పుడు వచ్చేసి లాక్డౌన్ కన్నా ముందు మరియు లాక్డౌన్లో కూడా 100 రూపాయలకు ఒక ప్యాకెట్ వచ్చేది, కిలో ప్యాకెట్. ఈరోజు ఏమైందని అంటే
సామాన్య మానవునికి ఈరోజు ఆయిల్ కొనాలనుకున్నా కూడా కిలో 150 రూపాయలు పలుకుతుంది. అదేవిధంగా కూడా కందిపప్పు మరియు నూనె ఇతర వస్తువులు ఏ వస్తువు అయినా కూడా ఈ రోజుల్లో బాగా ఇబ్బంది ఉంది. లాక్డౌన్ అప్పుడు ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. అదేవిధంగా పని దొరకక కూడా ఇబ్బంది పడ్డారు. అప్పుడు పర్వాలేదు అనుకుని ఏదో విధంగా జీవితం గడిపేసిళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత, లాక్డౌన్ ఎత్తేసిన తర్వాత కూడా అంతకు మించి రేట్లు పెరగడంతో సామాన్య మానవునికి బాగా ఇబ్బందులు తలపిస్తున్నాయి. అదేవిధంగా మన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కోరుకుంటున్నది ఏమనగా ఈరోజు సామాన్య మానవుడు నిత్యావసరాల మేరకు అంటే గ్యాసు రీత్యా కానీ ఒక సిలిండర్ ధర వచ్చేసి అప్పుడు లాక్డౌన్లో 700, 750, 600 కూడా ఉండే. ఇప్పుడు వచ్చేసి 1000 రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా మరి 1000 రూపాయలు తీసుకున్నప్పటికీ సామాన్య మానవునికి తిప్పలు తప్పడం లేదు. మళ్ళీ కూడా అంటే ఈ గ్యాస్ సిలిండర్లు వాడకుండా కట్టెల పొయ్యి మీదనే చేసుకోవాల్సి వస్తున్నది. महला खुर्शीद नगर और मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। लॉकडाउन के बाद एक तो कारोबार नहीं है, इनकम नहीं है, फिर लॉकडाउन के बाद महंगाई बढ़ गई। तेल का पीपा लेने गए तो 1800-2200 रुपये तेल का पीपा हो गया। लॉकडाउन से पहले तेल का पीपा 1600, 1100 रुपये था। 100 रुपये, 85 रुपये तेल था। आज अगर हम तेल लेने को गए तो 150 रुपये तेल हो गया। एक ऑटो चलाने वाला आदमी 200-300 रुपये कमा कर लेके जाना है। अब सामान 200-300 रुपये में सामान नहीं आ रहा। महंगाई बढ़ने की वजह से आम पब्लिक पर इसकी बहुत असर पड़ा है। लोग कम सामान लेके जा रहे हैं। महीने में 5000 रुपये के राशन में आदमी का गुजारा हो जाता था। अब 10,000 नहीं 15,000 रुपये भी अगर राशन पर खर्च करेंगे तो राशन नहीं आ रहा। हाँ, फाकों की ज़िंदगी गुजारना पड़ रहा। ये मोदी हुकूमत आने के बाद से हाँ गैस का रेट बढ़ चुका है। हाँ, 600 रुपये में गैस आने का 900 रुपये में गैस आ रहा। तेल 100 रुपये, तेल 75 रुपये में था, अब 150 रुपये में तेल हो गया। इससे हमारे ऊपर बहुत असर पड़ा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आए उछाल से ऑटो रिक्शा, ट्रॉली और दीगर ट्रांसपोर्टेशन कारोबार से जुड़े अफराद को मुश्किलात का सामना है। आमदनी कम, अखराजात ज़्यादा की शिकायत करते हुए जहीराबाद की आवाम ने रियासती और मरकज़ी हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने की दरख्वास्त की है। देखिए जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे सैयद रिजवान की ये रिपोर्ट। సారు రేటు డీజిల్ రేటు ఎక్కువ పెరుగుతున్నది, తగ్గేకొచ్చిర్రు. మాకు ఇబ్బంది చాలా అవుతున్నది. మా కిరాయిలు కూడా పడకొచ్చినాయి. మేము అటు కొండపోవాలంటే కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. మా కిరాయిలు కూడా వచ్చినాయి. మా బతుకు కూడా అన్యాయం అవుతున్నది. ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడ పోతున్నాం? మాది కోయిరు బండలు సార్, మాది కోయిరు బండలు. డీజిల్ పెరుగుతున్నది. మేము ఆటో నడిపించాలంటే మాది ట్రాలీ ఆటోలు ఉంటాయి. ఆటో ఏం పనికి నడిపిస్తారు మీరు? మేము దందకి నడిపిస్తాము. ఏ దందకు? స్క్రాప్కా. ఇప్పుడు ఎక్కడ పోతున్నారు? ఇప్పుడు నాయుడుపల్లి పోతున్నాం. డైలీ ఎంత కిలోమీటర్ నడిపిస్తారు ఆటో మీరు? ఇక ఎక్కడంటే అక్కడే పోబడుతుంటుంది. ఇప్పుడు మీరు సర్కార్ గవర్నమెంట్కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? ఏం చెప్పాలంటే ఇక డీజిల్ తక్కువ చేయమంటారు అంతే. అయితే మీరు మోదీ గవర్నమెంట్కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? అదేగా డీజిల్ తక్కువ చేస్తే అయిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తుందా మోదీ గవర్నమెంట్? ఏ దేవుని బాయ. మీరు ఎవరికి ఓటేసారు? అప్పుడు అంటే మేము అప్పుడు వేయలే, ఇప్పుడు వేయలే కేసీఆర్కు. మేము కాంగ్రెస్లో ఉంటాము. కాంగ్రెస్కి వేసినాం అంతే. అప్పుడు ఉన్న వాస్తవం ఆడుతున్నా. 96 రూపాయలు లీటర్ అంటే మాకు వచ్చేది రోజు 200. 100 రూపాయలు పెట్రోల్కి వస్తే ఇక 100 రూపాయలలో తినాలేంది, తాగాలేంది. ఎప్పుడన్నా వేసుకున్నారా బండిలో పెట్రోల్? జిందగీలో వేసుకోలేదు. నేను బండి నడపబట్టి 20 ఇయర్స్ అవుతుంది. 20 ఇయర్స్ నుండి అసలు. ఏడు ఉంటారు మీరు? నేను జైరాబాద్లో ఉంటారా? ఇప్పుడు ఎక్కడ వెళ్తున్నారు? ఇక్కడ సదాశివపేటకి. బండి మీద పోతున్నారా? బండి మీద పోతున్నారు. ఎప్పుడు ఇది గవర్నమెంట్కి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? దీని గురించి పెట్రోల్ రేట్ పెరుగుతున్నాయి కదా, దాని గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మీరు? గవర్నమెంట్ జర మా సొంటి గరీబోళ్ళ కోసం ఈ పెట్రోల్ రేట్లు కానీ డీజిల్ రేట్ కానీ అన్నీ జర అదుపులో ఉంటే, జర తక్కువ ఉంటే మంచిగా ఉంటుంది.
తక్కువ అయితే ఎంత ఉండాలంటున్నారు ప్రైస్? 60-70 రూపాయలు అంటేనే పెట్రోల్ రేట్ 95 రూపీస్ 49 పైసా అయింది. 96 రూపాయలు ఉంది. ఇప్పుడు 96 అనుకోండి. ఇది ఇప్పుడు ఎంతవరకు కావాలి మీకు పెట్రోల్? మాకు ఇంకా ఒక 20-30 రూపాయలు తగ్గితే మంచిగానే ఉంటుంది. ఇంకా కనీసం 20 రూపాయలు తగ్గినా కొద్దిగా రోజు కూలీ 80 రూపాయలు అనుకుంటున్నారు. 80 రూపాయలు అనుకుంటున్నా. पेट्रोल रेट कम होना पहले कभी डाला है पेट्रोल इतने का? भैया अभी बहुत है। हाँ तो अब क्या दिख रहा तुम्हारे को? अब आगे आती मोदी गवर्नमेंट 1 लीटर डाले तो एक दिन भी नहीं चल रहा। एक दिन भी नहीं? बॉडी चल रहा हाँ। पड़ता। अच्छा हाँ पहले कभी ये रेट पे डाले तुम? नहीं डाले। नहीं डाले नहीं? अब पहली बार इतना? हाँ पहली बार। कहाँ रहते आप? काशिमपुर जहराबाद कासिमपुर। ठीक है। तो फुल है। फूल हाँ खेत में? हाँ तो वो बिजनेस करते हैं अब कासिमपुर से जहराबाद को आना? हाँ 4 बार फिरना पड़ता। सुबह से शाम? हाँ अच्छा जो భారతదేశంలో చూసుకుంటే గత 2014లో బీజేపీ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో అధికారం రాకముందు సుమారు 60 నుండి 70 రూపాయలకు పెట్రోల్ డీజిల్ అనేది ధరలుండే ఆ రోజులలో ఆ 60 రూపాయలకు సంబంధించింది పెట్రోల్ ధరలుంటే బీజేపీ నాయకులు రోడ్డు మీద వచ్చి ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేశారు. కానీ ఈరోజు గత 2014 నుండి బీజేపీ ప్రభుత్వం కేంద్రంలోకి వచ్చిన తర్వాత సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అనే పదంతో ఈరోజు దేశంలో పరిపాలిస్తున్న బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈరోజు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు చూసుకుంటే సంచరికి దాటగలుగుతున్నాయి. కానీ ఈరోజు ఎట్లాంటి ఏ నాయకుడైనా సరే బీజేపీ వాళ్ళు ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతున్నదని చెప్పేసి ఎవరు ఆలోచన చేయట్లేరు. రాబోయే రోజులలో మరి బీజేపీ ప్రభుత్వం కేంద్రంలోకి వస్తే ఖచ్చితంగా ఈ దేశాన్ని తప్పకుండా అమ్మేసి ప్రజలను చాలా ఇబ్బందికరంగా పెడతారని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలుస్తున్నది. తక్షణమే పెట్రోల్ డీజిల్ను తగ్గించాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. मैं यहाँ पे पेट्रोल डालने के लिए आया 95 रुपीस लीटर हो गया। जो है ना ये चाय वाला नरेंद्र मोदी इसको देश चलाने नहीं आता। कहे जो है ना पेट्रोल के रेट बढ़ जा रहे, कैसा चलाना क्या नहीं समझने नहीं आ रहा। बिजनेस नहीं कुछ भी नहीं, हर तरह से नरेंद्र मोदी आवाम को तकलीफ दे रहा। ये अब आने वाली गवर्नमेंट पेट्रोल रेट कम करेंगी इंशाल्लाह कांग्रेस गवर्नमेंट कम करेंगी। तो अब नेक्स्ट में मोदी गवर्नमेंट नहीं मोदी गवर्नमेंट तो नहीं आएगी। फिर अगर मोदी गवर्नमेंट आएगी तो देश को पूरा बेच के रख देगी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट। इतना रेट तो कभी भी नहीं दिलाया। तो आप क्या चाह रहे हैं आप गवर्नमेंट से? कम करना चाह रहे हैं, कम करे तो अच्छा है, नहीं तो प्रॉब्लम हो पिछली गवर्नमेंट में कभी था इतना रेट? इतना रेट नहीं था कभी भी नहीं। तो आपको क्या लगता है आगे आने वाली है गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट सेंट्रल में? वो तो नहीं आएगा अब। अच्छा तो आप कहाँ रहते? मैं यहाँ पे गाँव में रहता हूँ, मछलीपल्ली। तो आप कार मेंटेन करते हैं डेली? कार में आना जाना? अच्छा फिर भी पेट्रोल डालते हैं आप? डालना ही पड़ेगा ना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं तो बैल का गाड़ी में जाना पड़ेगा। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के 2 ग्रेजुएट हलकों के लिए आज सुबह 8 बजे से पोलिंग का आगाज़ हुआ, जो शाम 4 बजे पुरअमन इख्तिताम को पहुंची। इस दौरान 63.86% पोलिंग दर्ज की गई। तमाम पोलिंग सेंटर्स के पास पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था, जबकि वोटर्स को कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए वोट डालने दिया गया। बता दें कि दोनों हलकों में भारी तादाद में उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर ग्रेजुएट हलके के लिए 93 उम्मीदवार और नलगुंडा वरंगल खम्मम हलके के लिए 71 उम्मीदवार इस बार इंतखाबी मैदान में हैं। दोनों हलकों में अहम सियासी जमातों टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस को आज़ाद उम्मीदवारों से सख्त मुकाबला है। अब 17 मार्च को वोटों की गिनती होगी और नताइज का ऐलान किया जाएगा। गौरतलब है कि रियासत में तेलंगाना कानून साज काउंसिल के अहिया के बाद इतनी बड़ी तादाद में पहली मरतबा उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी
opposite Sultan Bazar Police Station, Hyderabad. Contact for more details 86 396 33433. ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ओल्ड मलकपेट के एग्रीकल्चर दफ्तर में क़ायम किए गए पोलिंग सेंटर पहुंचकर कानून साज काउंसिल के हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर हल्के में जारी पोलिंग के दौरान अपने वोट का इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला के फ़र्जंद मोहम्मद आज़म अली ने आज़मपुरा के एडम्स स्कूल में क़ायम किए गए पोलिंग स्टेशन में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। माजी में जिस तरह एक अजीम शख्स ने कहा था कि वोट डालने जाते वक्त घर में रखे गए सिलेंडर को नमस्कार करके जाएं, मैं भी सिलेंडर को नमस्कार करके आज एमएलसी इलेक्शन में वोट डालने पहुंचा हूं। ये बात पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने कानून साज काउंसिल के हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर हल्के में जारी पोलिंग के दौरान अपने वोट का इस्तेमाल करने के बाद कही। उन्होंने शेखपेट तहसीलदार ऑफिस में लाइन में खड़े होकर अपना नंबर आने पर वोट डाला, जबकि साबिक़ जीएचएमसी मेयर बोंतू राम मोहन और उनकी अहलिया भी वोट डालते नजर आई। दूसरी जानिब हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी ने बंजारा हिल्स में महकमा आबपाशी के दफ्तर में कायम एक पोलिंग सेंटर पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। నా ఓటు షేక్పేట్ తహసీల్దార్ ఆఫీస్లో ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని వేయడానికి ముందు ఒక మహానుభావుడు ఆ మధ్యన చెప్పినట్టు ఇంట్లో బయలుదేరే ముందు గ్యాస్ సిలిండర్కు నమస్కారం పెట్టుకొని ఇక్కడికి వచ్చి మరి విద్యావంతులందరికీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మంచి చేయగల అభ్యర్థి, సమస్యలు పరిష్కరించగల అభ్యర్థికే నా ఓటు నేను వినియోగించుకోవడం జరిగింది. మరి తప్పకుండా గ్రాడ్యుయేట్ మిత్రులందరూ ఎవరైతే విద్యావంతులైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఈ ఎన్నికల్లో తమ ఓటును ఖచ్చితంగా వినియోగించుకోవాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే పోయిన ఎన్నికల్లో ఇదే నియోజకవర్గంలో 39% పోలింగ్ మాత్రమే జరిగింది. तेलंगाना में आज मुनक्किद हुए कानून साज काउंसिल के 2 ग्रेजुएट सीटों पर पोलिंग के मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर में अपने वोट का इस्तेमाल किया। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर हल्के के काउंसिल इलेक्शन के दौरान श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज में कायम किए गए पोलिंग सेंटर में वोट डाला। మహబూబ్నగర్లో ఏ గొడవలు లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉన్నామంటే మరి ఈ ప్రభుత్వమే కదా సార్ కారణం అని చెప్పి ఇంకొక రైతు ఇలా మేము గ్రామాల్లో మంచిగా బతుకుతున్నాం. గ్రామాల్లో వచ్చినటువంటి పట్టణం నుంచి వచ్చిన మా యువకులు, మా మనమనులు ఒక్కరోజు వచ్చి 3 రోజులు ఉండిపోతున్నారు. ఈ పచ్చదనాన్ని చూసి, ఈ వాతావరణాన్ని చూసి హైదరాబాద్కు, మహబూబ్నగర్కు, పల్లెకు ఏం చేయలేదు సార్. పల్లెటూరు కూడా పట్టణం లాగైంది సార్ అని చెప్పి మరి అలాంటి ప్రభుత్వాన్ని మనం బలపరిచినటువంటి వాళ్ళకు ఓటు అయిపోతే ఎట్లా సార్ అని అడుగుతా ఉన్నాం. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ముఖ్యంగా వాళ్ళు కూడా గవర్నమెంట్ అంటే ఇట్లా ఉండాలి, ప్రజలు ఎంతోమంది కూడా మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అనగానే ఎంతో మాకు ఆదరణ లభించింది. रियासती वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने वनपर्ती डिस्ट्रिक्ट सेंटर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में कायम किए गए पोलिंग बूथ पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि हर एक को वोट का हक़ इस्तेमाल करना चाहिए। అధికార యంత్రాంగం ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లన్నీ కూడా సజావుగా జరిగినాయి. ఓటర్లందరూ కూడా ప్రశాంతంగా ఓటు వేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉన్నది. అందరూ కూడా లైన్లో ఉండి సమయం పాటించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వచ్చి ఓటు వేయాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. సుదూర ప్రాంతాల్లో ఉండే వాళ్ళు సైతం బయలుదేరుతున్నారు. ఇప్పటికే మాకు సమాచారం ఉంది పలు ప్రాంతాల నుంచి. ఏ ఒక్కరు కూడా మిస్ అవ్వకుండా దయచేసి మీరంతా కూడా ఉన్నత విద్యావంతులు, పట్టభద్రులంతా కూడా ఓటు హక్కును సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. భారత రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి ఈ సదవకాశం ఇది. ఓటు హక్కును తప్పకుండా అందరూ వినియోగించుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అభ్యర్థి తప్పకుండా గెలుస్తారనేటువంటి
విశ్వాసం మాకుంది. జై తెలంగాణ. तेलंगाना में एमएलसी इंतखाबात के सिलसिले में ज़िले महबूबाबाद के जूनियर कॉलेज पोलिंग सेंटर के करीब कशीदगी देखी गई, क्योंकि हुक्मरान जमात टीआरएस के लीडरों पर राय दहिंदों में रकम तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाते हुए सीपीआई के कारकुनों ने एहतजाज किया। इस मसले पर दोनों जमातों के कारकुनों में तसादुम हो गया। ताहम पुलिस ने मदाखलत करते हुए इन दोनों जमातों के कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। तेलंगाना असेंबली बजट सेशन का कल 15 मार्च से आगाज़ हो रहा है। पहले दिन असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका इजलास से गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन खिताब करेंगी। 15 मार्च सुबह 11 बजे गवर्नर के खिताब के लिए पहले ही दोनों ऐवानों के सेशन की तलबी का रियासती हुकूमत ने एलामिया जारी किया है। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बजट सेशन और कोरोना प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए ऐवान की कार्रवाई को पुरअमन तरीके से चलाने के लिए आला अहदेदारों का जायज़ा इजलास लिया। असेंबली सेक्रेटरी डॉक्टर वी नरसिम्हा के मुताबिक सेशन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 18 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि असेंबली के हर रुकन, अहदेदार और अमले के अरकान के अलावा तमाम सरकारी महकमों और अखबारात व टेलीविज़न के सहाफ़ियों को भी सेशन में शिरकत के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को तहरीफ करने से मुताल्लिक़ अर्ज़ी दाखिल करने वाले मालूम वसीम रज़वी के ख़िलाफ़ मुस्लिम बिरादरी में गुस्सा देखा जा रहा है। वसीम रज़वी के हकीकी छोटे भाई ज़हीर रज़वी ने भी एक बयान जारी करते हुए वसीम रज़वी के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं होने और उन्हें पागल करार दिया। उन्होंने कहा कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है, इंशाअल्लाह अल्लाह ही मदद करेगा। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐलान कर रहा हूँ कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे। वो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं। वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। ना वो नमाज ना रोज़ा कुछ करते नहीं, ना उनको दीन ना इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है, उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पर ये सब बातें बोल रहे हैं। कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुकात 3 साल से कुछ नहीं है और मैं अपने घर में रहता हूँ। यहाँ से उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। कश्मीरी मोहल्ले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो कश्मीरी मोहल्ले में आते हैं। कोई भी महल्ले वाला ये गवाही दे दे, खड़ा होकर कह दे कि वसीम रिजवी मेरे घर आते हैं या वसीम रिजवी कश्मीरी मोहल्ले आते हैं। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, न मैं वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ। न मैं, न मेरी माँ, न मेरा भाई, न मेरी बहन कोई ताल्लुकात रखना नहीं चाहता उनसे। हम लोगों ने सारा ताल्लुकात उनसे ख़त्म कर दिया। इतना बड़ा गुनाह है कबीरा उसको कहा जाए, उन्हीं ने अल्फाज बोले हैं। बहरहाल कुरान की हिफाजत तो अल्लाह करेगा, ये बेशक है। उसने कहा है इसका कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। उसमें से न एक नुक्ता हटेगा, न एक ज़बर हटेगा, न ज़ेर हटेगा। बहरहाल कुरान पे हमले बहुत हुए हैं, पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन उसकी हिफाजत अल्लाह करता रहेगा। आमीन। शहर हैदराबाद के इलाके चंद्रायन गुट्टा उस्मानपुरा के नौजवानों ने मलून वसीम रज़वी का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए गम गुस्से का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने रियासती और मरकजी हुकूमत से वसीम रज़वी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। ये जो वसीम रज़वी ने कुरान की 26 आयतों को निकालने की सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाली है, उसके ख़िलाफ़ जहां मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है, वहीं पर उस्मानपुरा चादरघाट काली खबर के नौजवानों ने भी अपना एहतजाज दखल किया है, अपना एहतजाज दाखिल किया है और सबके दिलों में गम और गुस्से की लहर जारी है और सब वसीम रज़वी के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज पेश करते हुए यहाँ पर आज अलामती पुतले को नज़र आतिश किया है। और हर मुसलमान गम और गुस्से में है, न सिर्फ मुसलमान बल्कि हर मज़हब वाले को इसका गुस्सा है कि किसी के मज़हब में कोई इंसान दाखिल नहीं हो सकता, उसके अंदर
तहरीफ नहीं कर सकता, उसके अंदर तब्दीली नहीं कर सकता। और मैं हुकूमत हिंद से और हुकूमत तेलंगाना से और तमाम हुकूमत के अहदेदारों से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ और तमाम नौजवान हमारे अपील करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसके ख़िलाफ़ जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और मुसलमानों के लिए ये एक शर्म की बात है कि वो अगर इस चीज़ पर अपनी खामोशी का इजहार करेंगे तो कल आगे चलकर ये चीज़ और बढ़ जाएगी। और हम तमाम नौजवानों का यहाँ पर मैं शुक्र अदा करता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने इस्लाम की मोहब्बत और दीन की मोहब्बत का और कुरान की मोहब्बत का यहाँ पर जज्बा पेश किया और इस वसीम रिजवी लानती मलून का यहाँ पर उन्होंने पुतला नजर आदिश किया है। सदर जमीयत अहले हदीस तेलंगाना सैयद हुसैन मदनी ने लंगर हाउस में वाक़ दफ्तर में मलून वसीम रिजवी के गैर इस्लामी हरकत की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी यहूदियों के तर्ज पर अमल पैरा है। इस मौके पर शफीक आलम खान, सैयद वाजिद हुसैन मदनी, सैयद अब्दुल खदीर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हम तमाम जानते हैं कि वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में BIL दाखिल की और उसमें इसने अर्ज़ी की कि कुरान मजीद की 26 आयतों को कुरान से हज़फ किया जाए। चूँकि ये उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड का साबिक़ चेयरमैन रह चुका है, तो दुनिया ये समझ रही थी कि वो शिया है। लेकिन मुसलसल शिया कम्युनिटी की जानिब से, बिलखुसूस ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से उसके स्पोक पर्सन यासूब अब्बास ने यह बयान दिया कि शिया कम्युनिटी इससे लाताल्लुक़ और बेजार है। उसके बाद कुल हिंद शिया मजलिस उलमा और ज़ाकिरीन ने ख़ास तौर पर यह बयान जारी किया कि वसीम रिजवी खारिज इस्लाम है, सलमान रुश्दी का एक नया चेहरा है, बल्कि उम्मत और मिल्लत के लिए एक नासूर है, दुश्मनान इस्लाम का आला-ए-कार है जिस पर CBI की इंक्वायरी जारी है। और पते की बात उन्होंने ये बताई कि वसीम रिजवी शिया और सुन्नी दोनों के दरमियान लड़ाना चाहता है। मुस्लिम एक्शन कमेटी ज़हीराबाद के एक वफद ने पुलिस स्टेशन में मलून वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दी। ज़हीराबाद SI वेंकटेश ने इस मामले में कार्रवाई करने का तयख़ुन दिया। इस मौके पर मुस्लिम एक्शन कमेटी ज़हीराबाद के सदर मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद मोइस, मोहम्मद अयूब के अलावा दीगर अरकान मौजूद थे। बाद में मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से वसीम रिजवी मलूल जो हमारे कुरान के ऊपर जो 26 आयतों को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाला है, लिहाजा उसके ख़िलाफ़ हम ज़हीराबाद पुलिस स्टेशन में उसके ख़िलाफ़ जो है एक FIR दर्ज करा रहे हैं और उसको जल्द से जल्द जो है उसको गिरफ़्तार करें। और ऐसा शख्स जो किसी भी मज़हब के लिए जो है वो गलत साबित हो सकता है, ऐसे शख्स को जो है उसके ऊपर कार्रवाई करे और उसको जल्द से जल्द जो है उसको गिरफ़्तार करके उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और आने वाले जो है कोई इस तरह की जो है इक़दाम ना करे। हम जो है वसीम रिजवी मलूल को जो है सख्त सज़ा देने के लिए हम ये एहतजाज जारी रखेंगे और ये एहतजाज हम करते हैं और उसके खिलाफ जो है जल्द कानूनी कार्रवाई करना चाहिए उसको। ज़िला विकाराबाद में पेश आए एक अफसोसनाक हादसे में 2 दिन का दूल्हा पानी में गर्क़ाब हो गया। तफसीलात के मुताबिक दौलताबाद मंडल के अल्लाहपुर के पास एक ख़ानदान तफरी के लिए गया था, जहाँ तालाब में तैराकी के दौरान 22 साला यासीन और 10 साला समीर पानी में गर्क़ाब हो गए। रिश्तेदारों ने मुकामी अफराद के ताउन से दोनों को पानी से बाहर निकाला, जिसमें यासीन की मौत हो गई, जबकि समीर को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद दवाखाना मुंतकिल किया गया। बताया गया है कि यासीन की 2 दिन कबल ही हैदराबाद के फलकनुमा की रहने वाली एक लड़की से शादी हुई थी और इतवार को उनका वलीमा था। इस तरह शादी के घर में मातम छा गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। स्वच्छ हैदराबाद की सड़कें और इलाकों में कचरे का अंबार, GHMC की लापरवाही से शहरियों की सेहत को शदीद खतरा। तेलंगाना में ग्रेजुएट MLC इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद, तकरीबन 64% दर्ज हुई पोलिंग। 17 मार्च को होगी वोटों की गिनती। एक अजीम शख्स की बात पर अमल करते हुए सिलेंडर को नमस्कार करके वोट डालने पहुंचा हूं। MLC इलेक्शन में वोट डालने के बाद KTR का मीडिया से खिताब।
एमएलसी इलेक्शन के दौरान जिला महबूबाबाद के जूनियर कॉलेज पोलिंग सेंटर के करीब देखी गई कशीदगी। टीआरएस लीडरों पर वोटरों में रकम तकसीम करने का लगा इल्जाम। तेलंगाना असेंबली बजट सेशन का कल 15 मार्च से होगा आगाज। पहले दिन गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन करेंगी दोनों ऐवानों से खिताब। 18 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। मलून वसीम रजवी के छोटे भाई ने जारी किया बयान, कहा पागल हो चुका है वसीम रजवी, 3 सालों से नहीं है कोई रिश्ता। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीबीएन न्यूज़ और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब की हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।